गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, ये टॉपिक कवर होता है पॉलिटिकल साइंस के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाले पेपर में। ठीक है, तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं कि होते क्या है फंडामेंटल राइट्स या इसके फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, सो ये सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। तो एज आई टोल्ड यू कि आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहां पर लॉज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एटसेट्रा, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है, तो वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स है। अब ये क्या होते हैं? अच्छा, आर्टिकल्स और पार्ट्स तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, बट लेकिन ये स्केड्यूल्स क्या होते हैं? तो स्केड्यूल्स बेसिकली कुछ लिस्ट होती है, कुछ टेबल्स होती है जहां पर आर्टिकल्स के बारे में डिटेल लिखी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो 448 आर्टिकल्स है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है, तो वो एक्स्ट्रा डिटेल्स उन टेबल्स में लिखी हुई होती है। लाइक कहाँ पर कितनी सीट्स मिल रही है या क्या चीज़ें हो रही है, तो वो सारी डिटेल्स उन टेबल में लिखी हुई होती है, तो वो होते हैं स्केड्यूल। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे बुक्स होती है ना, बुक्स में अपेंडिक्स आते हैं, लास्ट में टेबल्स आती है, कोई मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही ये कुछ स्केड्यूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ टेबल्स की तरह होते हैं जिसमें आर्टिकल्स की एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखी हुई होती है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ फंडामेंटल राइट्स की, तो ये फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में कवर होते हैं? तो ये आर्टिकल 12 to 35 में कवर होते हैं। मतलब जितने भी आर्टिकल्स है 12 से लेके 35 तक, उन आर्टिकल्स में कवर होते हैं फंडामेंटल राइट्स। एंड ये कौन से पार्ट में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो जैसे कि मैंने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स है, तो ये कवर होते हैं पार्ट 3 में। अब जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, उन्होंने ये फंडामेंटल राइट्स की इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? उन्होंने कैसे सोचा था कि हमें फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए सिटीजन्स को? तो ये जो इंस्पिरेशन है वो उन्हें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली थी। जैसे कि हम बोलते भी है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? तो यहाँ पर मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने हर एक चीज की इंस्पिरेशन जो है हर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करी है, बट हमने उसमें अपने अकॉर्डिंग इंडिया की सिचुएशन, इंडिया के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस किए। हालांकि हमने इंस्पिरेशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करी है, बट उसमें मॉडिफिकेशंस अपनी सिचुएशन, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग करे हैं। तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या बोला कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने ये फंडामेंटल राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी इंस्पिरेशन डिराइव करी थी फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंश्राइंड है। ठीक है, एंड ये कवर करते हैं आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जितने भी आर्टिकल्स है उन्हें कवर करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इसकी फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स की, वो चीज अब हम समझ लेते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे फर्स्ट फीचर आता है हु गेट दीज राइट्स। ये राइट्स किस किस को मिलते हैं? ठीक है, तो कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, कि आपके पास वोट करने का अधिकार है, तो ये केवल इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं। बट कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जो फॉरेनर्स हो या कॉरपोरेशंस हो या कंपनीज हो, वो सबको अवेलेबल होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ इंडियन सिटीजन्स के पास भी है एंड एज वेल एज फॉरेनर्स के पास भी है, बिकॉज आपको जीने का अधिकार है, तो ये सबके पास है। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना, भले इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, कोई भी हो, यू हैव द राइट टू लाइफ। तो हमने यहाँ पर ये बोला कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, एंड कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सबको अवेलेबल होते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हो, कंपनीज हो, इंडियन सिटीजन हो या कॉरपोरेशंस हो, वो सबको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सेकेंड फीचर ये आता है, क्या ये जो राइट्स है, क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये अनलिमिटेड होते हैं क्या? तो नहीं, ये अनलिमिटेड नहीं होते, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट मतलब हो गया अनलिमिटेड। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक, इंस्टेड स्टेट क्या कर सकता है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फंडामेंटल राइट के ऊपर। जैसे कि आपको सपोज करो एक फंडामेंटल राइट दिया दैट यू हैव द राइट टू स्पीक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बोलने से हेट्रेड फैलाओ या फिर वायलेंस स्प्रेड करो, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये बोला कि आपको राइट तो दिया गया है, बट हमने उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए।
ठीक है। आप यहाँ पर इस वर्ड को अच्छे से समझना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि आप पर एक लिमिट तो लगा दी गई है बट वो लॉजिकली सही भी है, इसलिए वो लिमिट लगाई गई है। रीजनेबल है, अनरीजनेबल नहीं है, मतलब इलॉजिकल नहीं है। वो जो लिमिट लगी है या वो जो बाउंड्री सेट करी गई है वो लॉजिकली सेट करी गई है, मतलब वो एक्चुअल में सही भी है कि आपको बोलने का अधिकार तो दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं ना कि आपको फ्रीडम तो देते हैं बट कुछ बाउंड्रीज भी सेट करते हैं। वो कहते तो है कि हाँ आप जा सकते हो, आप आराम से पार्टी वार्टी कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेफ्टी को कुछ ना हो, ठीक है। तो वो कुछ लिमिट्स भी सेट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड करे हैं बट विद अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उस पर कुछ रीजनेबल लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज है, वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अच्छा, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि जो आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाई है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है? तो ये डिसाइड करते हैं कोर्ट्स कि जो आपकी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी गई है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है या अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये डिसाइड करने का काम किसका है? कोर्ट्स का है, ठीक है। तो कोर्ट्स कुछ इस तरीके से वो रेस्ट्रिक्शंस को डिसाइड करते हैं जिससे इंडिविजुअल के पास भी राइट्स हो एंड जो सोसाइटी है उसके राइट्स भी कहीं ना कहीं वॉयलेट ना हो। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। थर्ड फीचर आता है दैट दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? ताकि स्टेट अपनी मन मर्जी से कुछ भी एक्शन ना ले चले एंड ऐसे में लोगों की भी बात सुनी जाए एंड उनका भी जो है ओपिनियन कंसिडर किया जाए। तो यहाँ पर स्टेट अपनी मन मर्जी से कुछ भी एक्शन ना ले, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए हैं टू द सिटीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं एंड कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर उससे मेरा क्या मतलब है? तो नेगेटिव होना मतलब कि वहां पर कुछ लिमिटेशन लगाई जा रही है एंड पॉजिटिव होना मतलब वहां पर आपको कुछ राइट दिया जा रहा है, कुछ अधिकार दिया जा रहा है, कुछ प्रिविलेज दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो नेगेटिव राइट्स वो हो गए जो कि गवर्नमेंट आपके साथ नहीं कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट आपको बिना रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे या फिर स्टेट की अथॉरिटी पे आपने क्या कर दी? लिमिटेशन लगा दी दैट यू कांट अरेस्ट विदाउट एनी रीजन, ठीक है। आप किसी को भी बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड पॉजिटिव राइट्स क्या हुए? पॉजिटिव राइट्स मतलब गवर्नमेंट को आपके साथ ये जरूर करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए चिल्ड्रंस को, तो ये हो गए पॉजिटिव राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स का कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं। नाउ व्हाट इज जस्टिसेबल? मतलब अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तोड़ता है, आपसे छीनता है, तो ऐसे में आपके पास ये कंप्लीट राइट है कि आप जो है उनको इस चीज के लिए कोर्ट तक लेके जा सकते हो। आप उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हो, उन्हें कोर्ट में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो दे आर जस्टिसेबल। एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको सुप्रीम कोर्ट गारंटी करता है एंड डिफेंड भी करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट करता है तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा? डिफेंड भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गारंटी भी करता है फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स एंड उसके अलावा यहाँ पर वो डिफेंड भी करता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर अगर कोई आपके राइट्स वॉयलेट करता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। जो पार्लियामेंट है वो कर्टेल कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, बट केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही। और यहाँ पर ये सब चीजें करी जाएगी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए हुए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर है, उसको बिना अफेक्ट करे हुए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उस चीज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए या उस चीज से कुछ भी चीज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड भी किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, जब हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आर्टिकल्स क्या बोलते हैं। वैसे नॉर्मली बता दूं तो आर्टिकल 21 जो है वो बोलता है राइट टू लाइफ के बारे में। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है इन्हें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड भी किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21।
आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारे अदर आर्टिकल्स को जो है सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आर्टिकल 19 को भी केवल तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हो ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, कि कुछ वॉर हो गया या फिर कोई बाहर वाली कंट्री एग्रेशन दिखा रही है, तभी जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, वरना यहाँ पर आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ राइट्स देखे जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। तो आर्टिकल 21 वैसे किसकी बात करता है, तो केवल एक बार मैं बता देती हूँ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। बाकी ये जितने भी आर्टिकल्स है 19, 20, 21, इनको जब हम आर्टिकल्स को देखेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये आर्टिकल्स किस बारे में बात करते हैं, ओके। ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनका स्कोप भी जो है कुछ आर्टिकल्स लिमिट कर देते हैं, लाइक आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो कि इन फंडामेंटल राइट्स का स्कोप जो है लिमिटेड कर देते हैं। अभी 31A, 31B, 31C क्या बोलता है, ये जब हम आर्टिकल्स के बारे में एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ इतना सा समझ लो कि ये जो आर्टिकल 31A, 31B, 31C जो है ये कहीं ना कहीं जो है लिमिट करते हैं इनके स्कोप को, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को। अब ये बचे हुए जो 3 फीचर्स है, तो ये जब हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, सारे आर्टिकल्स जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इन 3 पॉइंट को छोड़ रहे हैं, बिकॉज जब हम एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइक आर्टिकल 14, 15, 16 एटसेट्रा, तब हम इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 33 के बारे में भी, आर्टिकल 34 के बारे में भी एंड आर्टिकल 35 के बारे में भी, ठीक है। तब हम इन पॉइंट्स को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इन पॉइंट्स को जो है कवर नहीं कर रहे हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हुए हो। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में जो है डाउट रहता है या कुछ भी क्वेरी रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है या इससे आपकी थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। सो या, बाय बाय, टेक केयर।